वेलकम एवरीवन। सो यूनिट वन में नंबर सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था, बट यूनिट वन में अभी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बाकी था, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एसडीएलसी। इन सब के लिए आपके सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से कैसे पढ़ना है और लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर कैसे बनाने हैं वो सब आपने देखा हुआ है। बट एज अ रिवीजन और एमसीक्यू अप्रोच इसमें कैसे लगाएंगे, कैसे वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए इसका रिवीजन क्लास हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू शिवानी, जिसने कि लेक्चर में नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर किए थे और हम लोगों को प्रोवाइड कराया है। सो थैंक्स शिवानी। नाउ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप सभी को पता है इंफॉर्मेशन क्या होती है, राइट? इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन एक तरह का ऐसा डेटा जो आपसे रिलेवेंस रखता है, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा। जैसे आजकल जो आप सभी जानते हो, लॉकडाउन में हो, कोरोना वायरस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपको चाहिए होती हैं या जो भी डेटा आपको चाहिए होता है, वो सब आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ओके, सो रिलेवेंट डेटा, मेन चीज है रिलेवेंट डेटा जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन होता है। अब ये सारा डेटा जो है वो स्टोर भी करना होगा, तो एक सिस्टम प्रिपेयर करते हैं और इस सिस्टम में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, राइट? ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा तो अब जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन का स्टोरेज बढ़ता जाएगा, फिर उसमें चीज़ों को एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना आपके लिए इजी नहीं होगा। इसीलिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया या सॉफ्टवेयर बनाया गया जो आपके इन सभी कामों को इजी कर देगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टोर कराएगा। जैसा हमने डेटाबेस की बात की थी कि वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेव किया जाता है। देन आपके बहुत सारे ऑपरेशंस बताए थे कि आप जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं इजीली, आपको विद इन सेकेंड्स आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उस इंफॉर्मेशन का आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अब इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। लाइक यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है एलिमेंट्स की। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के पीछे जो वर्क करते हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो क्या होंगे? उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, राइट? अब ये एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसा कि आपके यहाँ पे शो किया गया है, एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है इसमें एमसीक्यू का कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंडामेंटल्स क्या हैं या एलिमेंट्स क्या हैं। तो इन एलिमेंट्स 3 होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसीजर, दूसरा होता है पीपल और तीसरा होता है रिसोर्स। अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो एक स्टैंडर्ड रूल्स या सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है, जिनका आप फॉलो करोगे और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिपेयर हो जाएगा। प्रोसीजर मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोज, राइट? जो भी आप स्टेप्स सीक्वेंस फॉलो करोगे उसी के हिसाब से एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस हो सकता है या कोई सिस्टम तभी सक्सेस हो सकता है जब उसके बनाए गए रूल्स फॉलो किए जाएं। फाइन। सेकंड होता है पीपल। वो जैसे आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन लेके कौन आएगा, स्टोर कौन करवाएगा, लाइक दैट। तो हमें रिसोर्स कौन, पीपल या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती ही है। थर्ड होता है रिसोर्स। अब कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आनी है? जैसे शेयर मार्केट का इंफॉर्मेशन है तो मार्केट में जाओ और सारी एनालिसिस करो, लाइक दैट। आपका कोई भी फील्ड उठा लो, इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, मेडिसिन फील्ड है या जो भी फील्ड है, वहाँ पर मार्केट होता है, मार्केट में एनालिसिस की जाती है, इंटरनेट, मीडिया, न्यूज़पेपर, लाइक दैट। ये तीनों चीज़ें हैं। तो मेन एलिमेंट्स कौन हो गए? इनको नाम को याद रखना है आपको, ऑप्शंस में मिल जाएंगे। प्रोसीजर, पीपल एंड रिसोर्स, पीपीआर, राइट? सो रिमेंबर दिस। नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने बना तो लिया। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप बनाना चाह रहे हो तो उसके कुछ गोल्स भी होंगे।
सो ये एक अलग पॉइंट हो गया, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया गोल्स, राइट। अब गोल्स कौन कौन से हैं? अब जाहिर सी बात, अगर आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है तो क्यों बनाया है? ताकि करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन ले सको। अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है देन आप डिसीजन और अच्छा ले सकते हो। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो पैसा लगाने के लिए आपको मार्केट एनालिसिस समझना आना जरूरी है, राइट, तभी आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो शेयर मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तो गोल हो गया डिसीजन मेकिंग। सेकंड हो गया कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कंट्रोल करना है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, लाइक एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, आप जिस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उससे पूरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने के लिए पूरी हायरार्की इंफॉर्मेशन जो होती है कि ऊपर सबसे ऊपर लेवल पे कौन सा होगा, जैसे मैनेजमेंट हो गया, देन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, देन फैकल्टीज, लाइक दैट कॉलेज में होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये 2 गोल कम से कम आपको याद होने चाहिए, राइट, फाइन। तो गोल हो गए और एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स 3 थे, वो 3 हो गए, और इसके बाद दूसरी चीज होती है गोल्स, राइट, ये दूसरी चीज हो गई। 2 गोल्स होते हैं, फाइन। नाउ अब इंफॉर्मेशन सिस्टम तो बना लिया, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम याद होना जरूरी है। इंट्रिंसिक, टाइमलीनेस और एक्सेसिबिलिटी, जैसे 3 ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तीसरा पॉइंट अगर इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम देखें तो तीसरा पॉइंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम 4 होती हैं, सबके मतलब पता होनी चाहिए कि क्या हुआ। तो मतलब जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में है वो एरर फ्री है, रिलायबल है। एरर फ्री मतलब करेक्ट है तो मीन्स रिलायबल है, या फिर जहां से आपको इंफॉर्मेशन वो आ रही वो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स से आ रही है, राइट। और जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने बनाया है वो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे गोल्स अचीव हो सके। तो इंट्रिंसिक का मतलब समझ गए, एरर फ्री होनी चाहिए, रिलायबल सोर्स से आनी चाहिए इंफॉर्मेशन, और अपने गोल्स अचीव होने चाहिए। इसका मतलब याद करना, मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है, राइट। सो दूसरी चीज टाइमलीनेस। अब जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन एट करेक्ट टाइम, जब हमें टाइम पे डिसीजन लेना है तो हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टाइम पे। ये नहीं कि अभी डिसीजन लेना है, इन्फॉर्मेशन 2 घंटे बाद आ रही। टाइमलीनेस बहुत ईजी। एक्सेसिबिलिटी, ईजी टू यूज एंड सिक्योरिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब क्या फायदा अगर आप उसे एग्जैक्टली यूज नहीं करना जानते या फिर उसे सही से यूज नहीं कर पा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गूगल क्लासरूम, अब इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है, बट आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इजी टू यूज ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो, इजी टू यूज हो और सिक्योर हो, आपका डेटा कहीं पे कोई भी लीक ना कर सके। एक्सेसिबिलिटी भी इजी था। मेन था इंट्रिंसिक, इसका मतलब पूछा जा सकता है कि एरर फ्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, रिलायबल होनी चाहिए सोर्स, और अचीव होने चाहिए गोल्स। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और 2 जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो है कंप्लीटनेस, की इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमेशा प्रॉब्लम करती है। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने क्लास में किया था, अधजल गगरी चल कर जाए, तो ज्ञान पूरा होना चाहिए। आधे ज्ञान वाले ज्यादा ही लोग बोलते हैं और करते कुछ नहीं। फाइन, सो दैट्स व्हाट। जो कंटेक्चुअल मीन्स जो इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है तो शेयर मार्केट से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल और ये सब चीजों से रिलेटेड। फाइन, ओके। सो कंटेक्चुअल मतलब जिस इंफॉर्मेशन के लिए आपने सिस्टम बनाया है वही इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर होनी चाहिए। फाइन, सो ये एक चीज है। लास्ट वाला पॉइंट जो 5th आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब पूछा जा सकता है, और इंट्रिंसिक का मतलब पूछा जा सकता है। तो 1 और 5th वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो उनके नाम से ही आप मतलब समझ सकते हो। तो इसमें मेन चीज हो गई इंट्रिंसिक वाली, और लास्ट कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट होता है ना, तो उसी से बना है कॉन्टेक्चुअल। फाइन, इंट्रिंसिक। ये एक वो दिया जा सकता है क्वेश्चन जिसमें पूछ सकते हैं कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन। 3-4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 2-3 ये
उसमें दे सकता है, राइट। सो इस तरह से प्रिपेयर करना है इसको। फाइन, अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब जैसे हमने कहा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, सिंपल होता है कि ये सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर, अब बैंक के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे और उनको कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बना दिया गया है जिसका यूज हम बैंकिंग पर्पस के लिए करते हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक स्पेशल पर्पस होता है। इसीलिए आप लोग देखो, इसकी जो डेफिनेशन हमने बताई थी, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन हमने बताई थी सॉफ्टवेयर की, कि ये एक सीक्वेंशियल इवेंट्स का प्लान्ड सीक्वेंशियल इवेंट्स होती हैं या प्रोग्राम्स होता है या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राइट, एक चीज, या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या सिंपल प्रोग्राम होता है जो टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, राइट। तो इसमें कुछ कम दिख रहा है, बट आपके पास जो नोट्स है उसमें आपको सही से दिख रहा होगा। तो आप इसमें सॉफ्टवेयर के लिए बस इतना याद रखो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, राइट, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसे हम किसी स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं। अगर इतना याद रहा तो आप वहाँ एग्जाम में इसका जो सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन से अगर रिलेटेड कोई MCQ होगा तो कर ले जाओगे। ओके, फाइन। सो एक चीज हो गई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाया जाता है, एक चीज। दूसरा, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से ही आप समझ रहे हो कि आप जब कंप्यूटर लेने जाते हो तो उसमें कुछ पहले से ही ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर डाल के आपको दिए जाते हैं। क्यों? वो इसेंशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके बिना आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है। जानते हैं ना, कंप्यूटर हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर में अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो काम कैसे करेगा। तो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आपको आपके सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल करना पड़ता है, उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल में लिख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से आप जानते हो, तो विंडोज 7 हो गई, विंडोज 10 हो गई, लाइक दैट। तो विंडोज हो गया, iOS हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये आपको पहले से ही आपके सिस्टम में डाल के दिया जाता है, ठीक है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जैसे आपको सिस्टम मिल गया, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हो कुछ एडिट करना या कोई चीज डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर अपने यूज के लिए बनाता है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। जैसे MS ऑफिस, या मैं कहूँ कि मैं अपने इस वीडियो को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर मैंने अलग से इंस्टॉल किया है, तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक है। जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं। फाइन, तो हमारे पास एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। फाइन, तो ये टाइप्स वाला क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। फाइन, या फिर पूछ सकता है कि इसमें कौन सा एग्जांपल है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, तो उसमें MS ऑफिस दे देगा या MS वर्ड या पावर पॉइंट दे देगा और कहेगा क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप लोग देख के बता सकते हैं, राइट, ठीक। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर की बात। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसमें अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग की भी बात करेंगे। तो यहाँ इंफॉर्मेशन गैदरिंग से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट अभी जो पेज आएगा उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेकर हम लोग कलेक्ट करके आ रहे हैं, राइट। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, बिट बाय बिट नॉलेज। अगर आप शेयर मार्केट के इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हो तो शेयर मार्केट की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन वो भी करेक्ट आपके पास होनी चाहिए, मींस 1 to 100% सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिट बाय बिट। ओके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था क्लास में कि इज एन आर्ट, आर्ट का मतलब होता है स्किल्स। आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसका आप यूज करो और आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके, राइट। कोई अब इंफॉर्मेशन तो बहुत कॉस्टली हो गई है, कोई ऐसे तो इंफॉर्मेशन आपको देगा नहीं। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, जैसे ये आपके पत्रकार वगैरह होते हैं, जर्नलिस्ट, उनके पास ऐसी स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू वो
मीडिया, जो मीडिया कहते हो, जिनके जो आपकी पब्लिक में या किसी पॉलिटिशियन से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, राइट। ओके, सो और साइंस क्या होता है? साइंस मीन्स सिक्योरिटी। जैसे कंप्यूटर साइंस का यूज हम करते हैं कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, राइट, स्टोर करके उसे सिक्योर करने के लिए, जिससे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो। ओके, फाइन। अब बात करते हैं, जैसे वहां पे हमने कहा इज एन आर्ट एंड साइंस, तो उसमें 3 पॉइंट होते हैं कि सेंसिटिविटी, कॉमन सेंस और सिक्योरिटी। कॉमन सेंस मीन्स कब कहाँ कौन सा क्वेश्चन करना है ये आपको पता होना चाहिए। किस सिचुएशन को सेंस करो कि सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पूछने चाहिए या इंफॉर्मेशन लानी चाहिए। ठीक है, ओके। सो ये कॉमन पॉइंट है, तो कोई खास बात नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन टूल्स के नाम पता होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनना ही बनना है। सो रिमेंबर दिस थिंग। फर्स्ट टूल कौन सा है? डॉक्यूमेंट रिव्यू। आपके पास इंफॉर्मेशन है बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके मेन इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर कर लेना, और उससे पूरी चीजें बहुत कम टाइम में समझी जा सकती हैं। एक चीज, अगर इंफॉर्मेशन गैदर करने गए हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालना आपको आना चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट रिव्यू करके आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल लो, राइट। दूसरा, ऑनसेट ऑब्जर्वेशंस। आपको अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हो रही है आप वहां जाएं, ऑन साइट, राइट। ऑनसेट या ऑन साइट ऑब्जर्वेशन जो कह रहा है, ऑन साइट आप जाएं वहां पे, और वहां पे पूरा ऑब्जर्व करें कि 1 to 100% अटेंडेंस नहीं, इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, तीसरा इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चनायर, इनके डिफरेंस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो इंटरव्यू और ये क्वेश्चनायर क्या होता है, इस पे हम लोग आते हैं, राइट। इन टूल्स का यूज करके हम लोग डेटा एक्विजिशन करते हैं या फिर डेटा स्टोर, इंफॉर्मेशन स्टोर या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। ओके, इंटरव्यू के बारे में देखते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? एक ओरल कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, ओरल हो सकता है। ओरल मीन्स आप इंटरव्यू ले लो, इंटरव्यू के लिए आपके पास एक इंटरव्यूअर होना चाहिए और एक इंटरव्यूई होना चाहिए, राइट। इंटरव्यूई जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के लिए जो खास बातें हैं, मेन बातें हैं, उन पे देखते हैं। क्या? सबसे पहले तो इंटरव्यू लेने के लिए आपको पर्सन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अब आप न्यूज में देखते हो कि अगर कोरोना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी कि कैसे बचना है, क्या करना है, तो उसके लिए वो किसी न किसी एम्स के डॉक्टर या बड़े डॉक्टर को लेके आते हैं और डॉक्टर से इंटरव्यू से उससे इनका इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एग्जैक्ट राइट पर्सन फॉर राइट इश्यू, किसी भी इंफॉर्मेशन या इश्यू के लिए राइट पर्सन ढूंढना जरूरी होता है। सो पहला हो गया पर्सन सिलेक्शन। दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अब लेवल ऑफ इंटरव्यू डिपेंड करता है कि एम्स का डॉक्टर है या कोई झोला छाप डॉक्टर है, डिपेंड करेगा। तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, राहुल गांधी से कैसे पूछने चाहिए या फिर मोदी से कैसे पूछने चाहिए, दैट्स वाज जोक, ऐसा कुछ नहीं। सो लेवल ऑफ इंटरव्यू डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस पे, राइट, किससे किस तरह का क्वेश्चन पूछना है। थर्ड होता है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ओपन या क्लोज, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं? एक एमसीक्यू बन सकता है इस पे, ओपन और क्लोज। ओपन मतलब जिसमें आपने कह दिया एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद 15-20 मिनट उसका आंसर सुन रहे हो बैठ के, सारे तरह के जो भी डिटेल हो सकती है। बट क्लोज में क्या होता है? रैपिड फायर वाली बात, या तो यस में आंसर देना है या नो में देना है। सब डिटेल में डिस्कस हुआ है, सो आप लोग इस चीज को देख लेना। सो यहाँ पे दो तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो टूल्स होते हैं आईजी के, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, उन टूल्स पे एक एमसीक्यू बन सकता है। उन्हीं टूल्स में से एक होता है इंटरव्यू और एक होता है क्वेश्चनायर। इनके बीच में जो डिफरेंस है उस पे बन सकता है। डिफरेंस क्या है वो हम अभी देखेंगे, राइट। इंटरव्यू से रिलेटेड एक बात है कि क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं? दो, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, राइट। तो ये कितने टाइप के हैं, इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है, फाइन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चनायर की। क्वेश्चनायर क्या होता है? इंटरव्यू तो समझ जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन होता है और सिलेक्ट करते हैं पर्सन और लेवल ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन से, सब हो गया। क्वेश्चनायर में क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने लैब में भी किया था कि क्वेश्चनायर में क्या करते हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड, जैसे हमें जो क्वेश्चन पूछने हैं उनको एक पेज में लिख लिया या फिर एक डॉक्यूमेंट बना लिया, और जिससे पूछना है अब उसके पास टाइम नहीं, तो हमने क्या किया, उसको मेल कर दिया और उससे कहा कि जब भी आपके पास टाइम हो इन क्वेश्चंस के आप आंसर कर दीजिए, राइट।
तो वो प्री डिफाइंड क्वेश्चन आया जो हो गया, उसमें हमें ये भी पूछना है कि आंसर कैसा होना चाहिए। क्या ये बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, आंसर के लिए पॉइंट्स डाल सकते हो कि इन पॉइंट्स पे आप आंसर करना। फाइन, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन आया। दूसरी चीज इसकी एडवांटेज क्या है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब चाहे तब आप उसका आंसर लिख के वापस कर सकते हो, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि तुरंत आंसर देना है। तो दूसरी चीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है क्योंकि वो पूरा टाइम लेके अपना आंसर लिख रहा है। फाइन, डिसएडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, समटाइम्स द इंफॉर्मेशन में बी मिसलीडिंग। हो सकता है कि उसको क्वेश्चन ना ही समझ में आए और वो गलत आंसर दे दे, ठीक है। या हो सकता है उसने जो आंसर दिया है उसके कई मतलब निकल सकते हैं, तो वो एम्बिगुअस हो गया। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये मिसलीडिंग हो सकता है और आंसर आपका एम्बिगुअस हो सकता है। एम्बिगुअस मतलब एक बात के कई मायने या कई अर्थ निकलना, ठीक है। ये आपका जो आंसर है वो अनक्लियर है। अब 2-3 मतलब होंगे तो हम कौन सा मतलब लें। फाइन, सो क्वेश्चन आया ये हो गया। ओके, अब इसका इंटरव्यू से कैसे डिफरेंस होता है ये आप आराम से देख सकते हो। जैसा मैंने बताया टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जब चाहे तब वो अपने आंसर दे सकता है। फाइन, उसके बाद बारी आती है कि हमने जो कहा था डॉक्यूमेंट रिव्यू, इसके बारे में क्या बताया था। डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होता है, आपके पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी, उससे आपसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना। ओके फाइन, अच्छा अब हमने जो बात, ये डॉक्यूमेंट तक सारी बात फिनिश हो चुकी है, टूल्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ये सब खत्म हो चुके हैं। जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रिक्वायरमेंट्स। ये खुद एक बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक से कम 1 या 2 MCQ बनेंगे। ओके, तो रिक्वायरमेंट कितनी तरीके की हो सकती है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स, तो टाइप्स में क्या बात होगी, सबसे पहला होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है यूजर रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या हो गया, यूजर से बिल्कुल अलग। अब यूजर क्या है, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट आपसे बनवाना है तो मेरी कुछ अलग तरह की रिक्वायरमेंट होंगी, राइट। और सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या आ जाता है कि क्या हम एज अ कंपनी, क्या हम जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसके प्रोडक्ट को बना सकते हैं कि नहीं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ये सब हो गई सिस्टम रिक्वायरमेंट। पहले हम यूजर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, फिर हम सिस्टम पे आते हैं। यूजर क्या कहता है, फंक्शनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके पास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि हमारे पास कोविड जो 19 है, कोरोना वायरस है, उसकी क्या वैक्सीन बना सकते हैं कि नहीं, ये हमें बनवानी है, ये उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। नॉन फंक्शनल क्या हो गया, ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई उसकी। फंक्शनल में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके पास, दूसरी इसके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, क्या टाइम होना चाहिए, कितने टाइम के अंदर हमें वो इंफॉर्मेशन या हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, हमारा बजट क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हैं या फिर नॉन फंक्शनल है। ठीक है, ये फंक्शनल हो गई, ये नॉन फंक्शनल हो गई यूजर रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या होगा, फंक्शनल हो गई कि क्या हम टाइम से उस यूजर या क्लाइंट की जो प्रोडक्ट बनाना है क्या हम वो बना सकते हैं कि नहीं, फंक्शनल तो ये हो गया। दूसरी नॉन फंक्शनल चीज़ें क्या हो गई, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनाना उसके लिए हमारे पास मशीनरी है कि नहीं है, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि पूरे टाइम से हम उसको प्रोडक्ट दे सकें, क्या हमारे पास फाइनेंस है कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं वो चीज़ करने की। तीसरा इसमें एक और ऐड हो जाता है डोमेन। डोमेन मतलब होता है लीगल इश्यूज, क्या हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो लीगली सही है कि नहीं है, या हमें कहीं से लाइसेंस लेना है या कहीं से कुछ मतलब परमिशन लेनी है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में एक हो गई फंक्शनल कि हम वो प्रोडक्ट बना पाएंगे कि नहीं, दूसरा होता है नॉन फंक्शनल जिसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, मशीन है कि नहीं, टाइम से बना पाएंगे कि नहीं, और फाइनेंस है कि नहीं। डोमेन लाइसेंस वगैरह हम ले सकते हैं या फिर किसी कोई इन्वायरमेंट इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे, ये सब बात है। आई थिंक सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं। फिजिबिलिटी स्टडी एक ऐसा टॉपिक जिससे 1 और 2 क्वेश्चंस चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो चाहे MCQ हो बनने हैं। फिजिबिलिटी क्यों, अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो यही बात होती है कि क्या अब बनाना स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वाकई में बन पाएगा भी या नहीं, ये पॉसिबल है भी कि नहीं, राइट। जैसे आजकल फॉर्मुलेशन चल रहा है उसका कोरोना वायरस की, उसका
वैक्सीन का इसका तो बहुत सारे फॉर्मुलेशन किए जा रहे होंगे, देख लिया जाता पहले क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं, राइट। तो वो क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे फिजिबिलिटी चेक की जाती है। सबसे पहला टेक्निकल, दूसरी इकोनॉमिक, तीसरी पॉलिटिकल, चौथी ऑपरेशनल, पांचवी बिहेवियरल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, ठीक है जी, टेक्निकल और इकोनॉमिक। ये वाला जो टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले इनको देख लेते हैं फिजिबिलिटी वाली चीज को। तो जो सबसे पहले हमने टेक्निकल की बात की, अब टेक्निकल मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात होगी, राइट। फिर डिजाइन की बात होगी कि हमारा सिस्टम कैसा डिजाइन होना चाहिए। अगर आपकी बात करो तो आपके में फॉर्मुलेशन वगैरह डिजाइन में आ जाता है कि हम लोग कैसा फॉर्मुलेशन लगाएंगे मेडिसिन के लिए। और टेक्निकलिटी में हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक्यूरेट है, रिलायबल है और उसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो सिक्योर है, ठीक है जी। तो टेक्निकल की अगर हम मेन बात देखें तो वो ये है, क्या हम ये गारंटी देते हैं कि वो एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा और डेटा सिक्योरिटी। ये एक MCQ बन सकता है अगर टेक्निकल से बना तो। इन्वायरमेंट, अगर इकोनॉमिकल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट हमें बनाना है तो क्या हमारे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं, राइट, मशीन्स हैं कि नहीं और एम्प्लॉयज़ हैं कि नहीं जो इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, ओके। ओवरऑल हमारे पास बजट है कि नहीं, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, इन तीनों को मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट आती है, क्या हम वो बजट हमारे पास है कि नहीं है, ओके। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन देम, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल में तो यही होता है कि सैंक्शन करानी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल इश्यूज ये सब जो आते हैं उनको क्लियर करने के लिए हमें पॉलिटिकल और इन सब की ज़रूरत होती है। फिर ऑपरेशनल में कई बार क्या होता है कि जैसे आज काम शुरू हुआ, राइट, ये हमारे पास बीच में पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट सिर्फ वैक्सीन है, आगे चल के हो सकता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाए कि वैक्सीन के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट भी हमें चाहिए या वैक्सीन में ये चेंजेस चाहिए। तो क्या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमारा जो ये सिस्टम है, इस तरह की यूज़र की जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है जो चेंज हो रही हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, बियर कर पाएंगे कि नहीं। ये हो गया ऑपरेशनल। बिहेवियरल में क्या होता है, कई बार क्या होता है आज प्रोडक्ट शुरू हुआ, 3 महीने का हमें जैसे प्रोडक्ट का हमने टाइम बना लिया, 3 महीने में कंप्लीट करके देंगे, लेकिन होता क्या 1 महीने बाद एम्प्लॉय वो ऑफिस छोड़ देता है, तो क्या होगा, तो काम हमारा बीच में रुका पड़ा है। तो क्या हम ऐसे तरह के एम्प्लॉयज़ के जो बिहेवियर होते हैं टर्मिनेशन के या इस तरह से जॉब छोड़ने के, क्या हम उन्हें बियर कर सकते हैं कि नहीं। आई थिंक फिजिबिलिटी आप लोगों को क्लियर होगी, राइट, ओके। सो ये 2 बार हो गया, सो नॉट प्रॉब्लम, फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपीराइट्स की या प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट और तीसरा ट्रेडमार्क। रिमेंबर वन थिंग, ऐसा MCQ बनना ही बनना है। टाइप्स क्या है, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, नाम याद रख लो। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट लेना होता है। आपने कुछ बहुत अच्छा नई चीज बनाई है, राइट, आर्टिस्टिक, एक इतनी अच्छी आर्ट बनाई है जिसको अभी तक किसी ने नहीं बनाया था। आर्टिस्टिक फील्ड में अगर आपने कुछ इनोवेशन या कुछ नया काम किया है तो वो कॉपीराइट लेना पड़ेगा आपको, फाइन। पेटेंट में क्या होता है, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, कोई ड्रग डिस्कवरी की है या कुछ इनोवेशन किया है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, अगर आपने कंपोजिशन फील्ड में कुछ नया किया है, इन्वेंशन किया है, तो आपको पेटेंट लेना होगा। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की यूनिकनेस की बात करता है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है जैसे गोल्ड का है तो उसको ISI या ट्रेडमार्क कुछ दे देते हैं, फाइन। तो इन तीनों का डिफरेंस याद रखना और सबसे बड़ी बात इनके नाम याद रखना कि ये सब IPR हैं, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है जी, ओके। ये सब किस में आएंगे, IPR हम किस में देखेंगे, वो जो आपको बताया था ना हमने, डोमेन, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आता है डोमेन, जिसमें लीगल इश्यूज देखते हैं, तो वो ये सारी चीजें आती हैं, ओके, फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक जो टॉपिक था, एक सेक्शन में हुआ था, दूसरे सेक्शन में नहीं हुआ था, वो था प्रोसेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहें तो SDLC का मतलब होता है, सॉफ्टवेयर की भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म SDLC, तो आप लोग क्या लिखोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल,
रिमेंबर दिस थिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर MCQs में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है SDLC का फुल फॉर्म, तो आप लोग यही लिखोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट चीज क्या है, अब इस पे आते हैं। देखो लाइफ साइकिल की बात कर रहा है तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे। लाइफ में क्या है, इवोल्यूशन जैसे आप लोग पढ़ते हो, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। अगर उन स्टेप्स पे जाएं तो पूरी एक साइकिल बन जाती है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उन पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले होता है इन्वेस्टिगेशन, देन सिस्टम एनालिसिस, देन सिस्टम डिजाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन प्री मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनेंस। अब एक एक स्टेप पे डिटेल में आते हैं। MCQ क्या बन सकता है, अगर MCQ अप्रोच की बात करें तो MCQ बन सकता है इन स्टेप्स के नाम, कि कौन सा स्टेप है जो SDLC में नहीं होता है या कौन सा स्टेप्स है जो SDLC में होता है। फाइन, सो ये चीज नाम याद रखना। अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर आप कोई सिस्टम बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट ही करोगे, राइट। क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, सिस्टम प्लानिंग एंड सिलेक्शन, कि हमें किस तरह का सिस्टम बनाना है, उसकी क्या प्लानिंग है। ठीक, अब जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो या सिस्टम बनाने जा रहे हो उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। फिजिबिलिटी के बारे में हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये तीसरा स्टेप होता है रिपीट। रिपीट मतलब होता है फिर से सिस्टम प्लानिंग की बात की गई और सिस्टम सिलेक्शन किया गया, उसके बाद फिर से उसकी फिजिबिलिटी चेक की गई। तो ये जो काम है बार बार करते हैं तब तक जब तक कि यूजर जो क्लाइंट है हमारा सेटिस्फाई नहीं हो जाता है कि उसकी हाँ बातें मानी गई है कि नहीं। फाइन, तो ये स्टेप तब तक रिपीट करते रहते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। ओके, यूजर ने कहा कि हमें ये वैक्सीन चाहिए, उस वैक्सीन बनाने के लिए हमने क्या एक प्लानिंग करी, टाइम प्लानिंग, बजट प्लानिंग, ये सब, और सिस्टम पूरा तैयार करके उसे दिखाया। हमने अपनी फिजिबिलिटी भी चेक कर ली कि क्या जो हमने सिस्टम प्लानिंग और ये सब करी है ये फिजिबल है। होने के बाद हमने यूजर को दिखाया, यूजर ने कहा ओके सही है तो ठीक है, नहीं तो बार बार यही चीज हम लोग बार बार चेंजेस कर करके उसको दिखाते रहते हैं। ओके, दूसरा स्टेप क्या है, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम, अब हमें ये हो गया कि हाँ ठीक है अब हम बना सकते हैं। बनाने के लिए आए तो सबसे पहले तुम अपने यहाँ देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सिस्टम बनाने के अनुकूल या फेवरेबल है कि नहीं। ठीक है, अब जो सिस्टम बनाने जा रहे हो उससे पहले देख लो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स वो कैसे थे, उनमें एनालिसिस कर लो, उसकी ड्रॉबैक्स देख लो, उसके एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस अपने में भी ले लो सिस्टम में, और ड्रॉबैक जो उसकी थी वो कैसे भी आप उसको रिमूव कर दो अपने सिस्टम से। फाइन, ओके। ये सब होने के बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ गई, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम एंड यूजर। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट, ये सारी एक जगह लिख के और उनका डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाता है। और टाइम टाइम पे यूजर से बात करते रहते हैं कि ये देखो हमने जो डॉक्यूमेंट किया था उस टाइम ये सारी हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। ओके, तो ये तीन चीजें इसमें आती हैं। सिस्टम डिजाइन में क्या होता है, सबसे पहले तो लॉजिकल डिजाइन, देन फिजिकल डिजाइन, देन सिस्टम स्पेसिफिकेशन। लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन में क्या बात होगी, अगर आपके फील्ड की हम बात करें तो आप लोग क्या करते हो, जो भी होते हैं हम आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स का फॉर्मुलेशन करने की कोशिश करते हो, उन फॉर्मुलेशन का यूज करके एक मेडिसिन या ड्रग फार्मूला बनाने की कोशिश करते हो। तो लॉजिकली क्या पॉसिबल है, फिजिकली क्या पॉसिबल है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है सिस्टम डिजाइन में। ये सब हो जाता है और एक तरह का सिस्टम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हाँ लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन को ये फॉलो कर रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि सिस्टम डिजाइन में कौन कौन सी चीजें हैं। लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन किस में आता है, सिस्टम डिजाइन में। देन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का सब कुछ हमारा डिजाइन प्रिपेयर हो गया तो हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग करते हैं। आप लोग क्या करोगे, आपकी डिजाइन प्रिपेयर सब कुछ है तो आप लोग क्या करोगे, उन कंपाउंड्स को उन रेशियोज में मिला के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अच्छा अब इस तरह से प्रिपेयर जो आपका फॉर्मूला होगा उसको आप टेस्टिंग के लिए दोगे। ठीक है, अब टेस्टिंग में क्या हो सकता है कि वैक्सीन से रिलेटेड जैसे बहुत सारे उसमें कोरोना में बहुत सारी चीजें हैं सिम्टम्स में, कि आपको कफिंग हो सकती है, आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, आपको बुखार आ सकता है। तो हमने क्या किया, टेस्टिंग इस तरह से कर रहे हैं कि अलग अलग जो सिम्टम्स हैं अलग अलग सिम्टम्स के लिए यूज करके इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करके देख रहे हैं
तो जो अलग अलग कर रहे हो हर एक सिम्टम्स के लिए उसे बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट मतलब अलग अलग मॉड्यूल, एक एक मॉड्यूल बना लिए छोटे छोटे और उन पे टेस्टिंग करके देख रहे हैं। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक यूनिट टेस्टिंग, एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में अलग अलग मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल बना के टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में जब सब पे टेस्ट कर लेते हैं तो उन मॉड्यूल्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं। जैसे आपका जो सिम्टम्स थे कौन कौन से थे, कफ था, फीवर था, पेन था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी, इन सबको इकट्ठा किया और पूरी वैक्सीन एक साथ चेक करते हैं। तो ये जो एक साथ मॉड्यूल्स को ला के चेक करते हैं ना पूरे सिस्टम पे, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब जुड़ना, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। फाइन। टेस्टिंग करने के बाद ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि कैसे उसे यूज करना है। देन अब मार्केट में देने जा रहा है तो उसे प्री मेंटेनेंस रिव्यू करेंगे। क्या असेसमेंट करते हैं कि मार्केट में भेजो और देखो कि कैसा रिस्पॉन्स है। तो डॉक्टर्स से या जो भी उसको लिख रहे हैं, तो डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट होते हैं वो आके अपना रिव्यू देते हैं कि मैं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ इस दवाई से। तो उस रिव्यू के बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट या प्री मेंटेनेंस रिव्यू। जब ये सब हो जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेनेंस एक फेज होता है। उस मेंटेनेंस में क्या होता है, हम लोग इवेल्युएशन करते हैं उस वैक्सीन का, देन मॉनिटरिंग करते हैं कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं, अगर हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेशन वगैरह का जो भी है, राइट। तो वो मेंटेनेंस का फेज आता है। मेंटेनेंस में क्या हुआ, इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग और मॉडिफिकेशन। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ये हो सकता है कि एमसीक्यू बन जाए कि आप मेंटेनेंस कर रहे हो उसके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव हो सकते हैं, करेक्टिव हो सकते हैं और एडेप्टिव हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मतलब जैसे प्रिवेंटिव स्टेप क्या था, अपने यहाँ लॉकडाउन था कि इससे पहले कि सबको ये स्प्रेड हो जाए, कोरोना वायरस ये सबके हो जाए, उसके पहले ही लॉकडाउन कर देते हैं तो ये स्प्रेड होगा ही नहीं। तो पहले ही प्रिवेंशन कर लिया उसे फैलने से पहले, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब बचाव। फाइन। करेक्टिव, अगर मान लो कोरोना हो गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वारंटाइन कर दे रहे हैं तो ये हुआ करेक्टिव कि हमसे जो गलती हो गई अगर आ भी गया तो चलो हम उसको सही करते हैं। एडेप्टिव क्या हुआ, अगर मान लो लॉन्ग रन में ये ठीक नहीं हुआ तो किस तरह से बॉडी उसे एडॉप्ट करेगी या एडजस्ट करेगी। फाइन। ये सारे हो गए मेंटेनेंस। तो ये सारे था पहले यूनिट का थ्योरेटिकल पार्ट। और तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर है। अगर कोई चीज़ छूट गई हो या कुछ ना समझ आया हो तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फाइन। सो स्प्रेड स्माइल्स, ट्राई टू हेल्प अदर्स। Okay, fine, thank you for watching.